हे हे, दिस इज घनश्याम। और आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे आम आदमी भी इन टूल्स की मदद से फोटो रियलिस्टिक इमेज बना सकता है। क्यों आपको मिरर झूठ दिखाता है? क्या आप इस मछली के रोने का कारण बता सकते हैं? और यदि हमें अर्थ को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना हो तो कितनी एनर्जी की जरूरत होगी? आप देख रहे हैं विजय नीलम द्वारा प्रस्तुत सैवेज ज्ञान। I see lion, or mountain, or knee, or drill. Oh, I know, it's 10 second. I see mustache. क्यों कंफ्यूज हो गए कि मैं इस गो ऑनलाइन वाले सेगमेंट में आपको कुछ नए सोर्सेज बताने के बजाय क्या ये घटिया से डूडल बना रहा हूँ? और क्यों ये गूगल असिस्टेंट वाले भाई साहब पीछे से चिल्ला रहे हैं? अरे चिल्लाएगा क्यों नहीं, ये गूगल का ही तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपेरिमेंट है क्विक ड्रॉ। जब हम जैसे इंडिविजुअल इस गेम में कोई नया डूडल ड्रॉ करते हैं तो ये एआई उसे पहचानने की कोशिश करता है, परंतु हो सकता है कि आपके द्वारा बनाया गया डूडल सही हो और ये फिर भी उसे ना पहचान पाए। स्टिल इट इज़ लर्निंग, और आपके द्वारा बनाई गई ड्राइंग से ये कुछ ना कुछ नया सीखता है और अपनी फ्यूचर प्रेडिक्शन रेट को इम्प्रूव करता जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जैसे इंडिविजुअल्स ही इस एआई को ट्रेन कर रहे हैं ताकि ये फ्यूचर में सारी प्रेडिक्शंस को सही कर सके। अब जो भी हो, पर इस डूडल को देखकर मुझे वो MS पेंट में बनाई गई वो पेंटिंग्स ज़रूर याद आती हैं जिनमें मैं एक छोटी सी हट बनाकर बड़ा ही खुश हुआ करता था। परंतु उस एबिलिटी की वजह से आज मैं इस फोटो रियलिस्टिक इमेज को बनाने में सक्षम हुआ हूँ। क्या हुआ, भरोसा नहीं होता? अरे वही इंसान जिससे थोड़ी देर पहले डूडल सही से नहीं बन रहे थे, उसने ये फोटो रियलिस्टिक इमेज बना कैसे दी? मान लेता हूँ कि मेरे से वो डूडल ढंग से नहीं बन रहे थे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये पेंटिंग मैंने नहीं बनाई है, ये मेरी है, मैंने ही बनाई है। बस एक छोटे से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टूल का यूज़ लिया था जिसका नाम गोगन, जो भी समझो वही है। और इसके लिए आपको एनवीडिया के AI प्लेग्राउंड पर जाना है। जब मैंने गोगैन पर ये वाला सेगमेंटेड मैप, हाँ यही वाला सेगमेंटेड मैप बनाया, तो इस एआई ने मुझे ये फोटो रियलिस्टिक इमेज बना कर दी। तो कितना आसान है ना आर्टिस्ट बनना। बस एक एआई लो, अपना एक सेगमेंटेड मैप बनाओ और आपको मिलेगी एक फोटो रियलिस्टिक इमेज जो कि टोटली आपकी क्रिएशन है। और मुझे तो एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि मेरे डूडल के सामने कोई एक जादुई मिरर लगा दिया हो और उस जादुई मिरर ने मेरे डूडल में जान फूंक दी हो। हाँ, ऐसा मिरर तो रियल लाइफ में मिलता नहीं है, बट एक बात तो है कि मिरर में देखकर अपने चेहरे को संवारना और निहारना तो सबको पसंद होता है, परंतु क्या आप उसी चेहरे को देख रहे हैं जिसे लोग देखने वाले हैं या नहीं? इस क्वेश्चन को सुनने के बाद जनरली लोगों के दो रिप्लाई आते हैं। अरे मेरे लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट कर देते। या फिर अबे मैं तो मेरी शक्ल देखता हूँ आईने में। किंतु ये दोनों ही थॉट कंप्लीटली सही नहीं हैं। लेट्स एक्सपेरिमेंट इट। इस एक्सपेरिमेंट के लिए बीच पर चलते हैं और वहाँ इन लहरों के शांत होने का इंतजार करते हैं जिससे इस पानी में हम अपने चेहरे को देख पाएं। या फिर एक मिरर लेते हैं और उसमें देख लेते हैं अपने दोस्त का चेहरा। क्या हुआ, चेहरा कुछ अजीब सा लग रहा है? हाँ, ये सही है कि चेहरा मिरर में लेफ्ट टू राइट इन्वर्टेड दिखाई देता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मिरर उसे लेफ्ट टू राइट इन्वर्ट करता है। समझने के लिए एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। क्योंकि आप मिरर के सामने खड़े हो और इस मिरर में जब आप अपने हाथ को बाईं तरफ पॉइंट करते हैं तो मिरर में भी ये लेफ़्ट साइड ही पॉइंट करता हुआ दिखाई देता है, पर हमने तो माना था कि मिरर लेफ़्ट को राइट और राइट को लेफ़्ट में कन्वर्ट कर देता है। अगर वो सही होता तो हमारा हाथ लेफ़्ट की बजाय राइट की साइड पॉइंट कर रहा होता, अर्थात मिरर लेफ़्ट को राइट में नहीं बदलता है। किंतु हमारी टी शर्ट पर लिखे हुए लेटर लेफ़्ट टू राइट इन्वर्टेड क्यों दिखाई देते हैं? ए मिरर, क्यों दिखाई देते हैं भाई, बता। ठीक है, हम खुद ही पता लगा लेते हैं। जैसे कि इस कार्डबोर्ड को हमने मिरर के सामने रखा हुआ है तो इसमें लिखे हुए सारे लेटर्स हमें लेफ्ट टू राइट बदले हुए दिख रहे हैं, पर अगर इस कार्डबोर्ड के पीछे से मैं इस हार्डबोर्ड को हटा देता हूं तो इस ट्रांसपेरेंट फिल्म में भी हमें ये सारे लेटर्स लेफ्ट टू राइट बदले हुए ही दिख रहे हैं। और अगर मैं इस फिल्म को लेफ्ट टू राइट इन्वर्ट कर देता हूं तो मुझे सारे लेटर्स सीधे दिखेंगे और इस मिरर में भी वो सारे लेटर्स सीधे ही दिख रहे हैं। अर्थात मिरर ने तो इन लेटर्स को कभी फ्लिप किया ही नहीं था, ये तो हम हैं जो इन्हें फ्लिप कर रहे हैं। परंतु मिरर
कुछ ना कुछ तो इफेक्ट डालता ही है। तो जैसा कि हम इस इफेक्ट को इन 3 डायरेक्शन एक्स वाई जेड में देख सकते हैं कि जब एक्स डायरेक्शन में हाथ को मूव किया जाता है तो वो सेम डायरेक्शन में ही मिरर में दिखता है, ऐसे ही वाई डायरेक्शन भी सेम दिखती है, परंतु जेड डायरेक्शन को मिरर बदल देता है। हाँ, मान लिया कि ये जेड डायरेक्शन को फ्लिप कर देता है, पर हमारा चेहरा क्यों लेफ्ट टू राइट इन्वर्टेड दिखाई देता है मिरर में? पर इसका जवाब भी हमें मिरर तो देगा नहीं, हमें ही पता लगाना पड़ेगा। इसके लिए एक्स वाई नाम के इन 2 इंसानों के ऑब्जर्वेशन को देखते हैं, जिनके बीच में ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास रखा है जिस पर U और V लिखा हुआ है। जब X Y की तरफ देखता है तो उसे U V दिखाई देता है, पर जब Y X की तरफ देखता है तो उसे V U दिखाई देता है। अर्थात X के लिए U लेफ्ट साइड में है और Y के लिए V लेफ्ट साइड में है। अगर अब इस ट्रांसपेरेंट ग्लास की जगह यदि रियल मिरर को रिप्लेस कर दिया जाए तो X अपने रियल चेहरे को ही उसमें देख रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्लास कभी भी लेफ्ट टू राइट फ्लिप नहीं करता, परंतु X अपने चेहरे को जेड डायरेक्शन से देख रहा है। जबकि कोई दूसरा इंसान यानी कि ये Y जब X के चेहरे को देखता है तो नेगेटिव जेड डायरेक्शन से देखता है और उसे लेफ्ट राइट की तरफ और राइट लेफ्ट की तरफ दिखाई देता है। अर्थात मिरर कभी भी लेफ्ट को राइट डायरेक्शन में फ्लिप नहीं करता, वो सिर्फ देखने की डायरेक्शन चेंज करता है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप कहते हो कि मिरर में चीजें लेफ्ट टू राइट इन्वर्टेड दिखाई देती हैं तो आप सही हो, पर अगर आप ये कहते हो कि मिरर इन्हें लेफ्ट टू राइट इन्वर्ट करता है तो आप गलत हो। इसी तरीके से यदि आप ये कहते हो कि आप अपना चेहरा मिरर में देखते हो तो आप सही हो। अगर आप ये कहते हो कि आप जिस चेहरे को मिरर में देख रहे हो वही दूसरा इंसान देखता है तो आप गलत हो। अरे कहाँ हम ये सही गलत और सच झूठ की डेफिनेशन में फंस गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पर सच क्या है और झूठ क्या है ये पहचानना तक मुश्किल हो जाएगा। अरे पुच्ची सुने ने। हाँ बोले ने। पहले मुझसे वादा करो कि जो मैं कहूँगा आप उसे जरूर करोगे। क्यों नहीं, जरूर मानूंगी। दुनिया में बहुत कम लोग अच्छे हैं, इसलिए किसी की बात मत मानना। है नहीं, क्या बोल दिया, ऐसे कह दे। क्यों रो रही है पुच्ची? मिलेगा, इसका जवाब जरूर मिलेगा, पर उसको जानने से पहले ये बताओ कि ये उल्लू झूठा है या सच्चा? मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ, आई एम लायर। क्या आप इस गिवन इंफॉर्मेशन से बता सकते हैं कि ये उल्लू झूठा है या सच्चा? एक बार वीडियो पॉज करके गिव इट टू अ ट्राई। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या तो उल्लू झूठा हो सकता है या सच्चा। चलो मान लेते हैं कि उल्लू झूठ बोल रहा है। अगर उल्लू झूठ बोल रहा है तो उसके द्वारा कहा गया कथन भी झूठा होगा कि वो हमेशा झूठ बोलता है। अगर ये कथन गलत है तो इसका मतलब वो सच बोलता है और वो सच्चा है। अगर उल्लू सच्चा है तो जो हमने अजम्पशन माना था कि वो झूठा है वो गलत हो जाता है। तो फिर अब ये मान लेते हैं कि उल्लू सच्चा है। अगर उल्लू सच्चा है तो उसके द्वारा कहा गया कथन भी सच्चा होगा कि वो हमेशा झूठ बोलता है, और अगर इस कथन को सही माना जाए तो उल्लू झूठा साबित होता है और फिर से हमारा अजम्पशन गलत हो जाता है। अरे यार ये चल क्या रहा है? अगर आपको भी यही लग रहा है कि ये चल क्या रहा है तो इस वीडियो को दोबारा से रिपीट पर जरूर देखें। जैसा विरोधाभास इन दो कथनों में है उसी तरीके से पुच्ची के सामने रखे गए प्रॉमिस में भी कंफ्यूजन थी, क्योंकि जब वो मछली अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट किसी की बात ना मानने के बारे में सोचती है तो उस समय वो उस मछली की बात मान रही होती है। अगर वो किसी की बात मानने के बारे में सोचती है तो उस मछली के प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाती है, और इन सभी बातों को सोचने के बाद उसे पता चला कि वो चाहते हुए भी इस मछली का प्रॉमिस पूरा नहीं कर सकती और वो रोने लगी। अरे ये भी कोई रोने की बात है? रोने की बात तो तब होती जब अर्थ के विनाश की बात चल रही होती। भले ही आपने इस क्वेश्चन के बारे में ना सोचा हो, पर स्कॉट मैनले ने 2011 में इस क्वेश्चन का आंसर ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग निकाल दिया था। इनके अकॉर्डिंग इस एनर्जी को निकालना उतना ही आसान है जितना आसान किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर ले जाने में लगी एनर्जी को निकालना है। अब आपको ये प्रोसेस बिट बाय बिट और पृथ्वी पर उपस्थित सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए रिपीट करनी है, ताकि हर ऑब्जेक्ट को इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले जाने में एनर्जी निकाल सकें। जब इन सारे ऑब्जेक्ट्स की एनर्जी को सम अप किया जाता है तो ये एनर्जी अर्थ के विनाश के लिए जरूरी एनर्जी के बराबर होती है।
अब हमें पता है कि अर्थ के विनाश के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है? तो सबसे पहले दिमाग में जो चीज़ें आती हैं वो होती है फिज़न एंड फ्यूज़न। सबसे पहले देखते हैं कि न्यूक्लियर फिज़न में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब यूरेनियम जैसा एक हैवी एटम छोटे छोटे 2 एटम्स में टूटता है तो लॉस ऑफ मास की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस करता है। 1 किलो यूरेनियम 1 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो कि पूरे शहर को एक दिन के लिए चलाने के लिए सफिशिएंट है। परंतु अर्थ के डिस्ट्रक्शन के लिए 1000 यानी 1000 यूरेनियम से बनी अर्थ्स की ज़रूरत होगी। अब फ्यूज़न को देखते हैं, जिसमें 2 छोटे छोटे एटम आपस में फ्यूज करते हैं। सिर्फ 1 किलोग्राम हाइड्रोजन 1000 गीगावाट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अर्थात अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए अर्थ के मास के बराबर हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी। क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी बहुत कम मात्रा से भी हम अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकें? ऐसा कोई मैटर तो अवेलेबल नहीं है, परंतु एंटी मैटर है जो अपने सारे के सारे मास को एनर्जी में कन्वर्ट करता है जैसे ही वो मैटर से मिलता है। और अर्थ के विनाश के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत है उतनी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमें अर्थ पर उपस्थित वाटर के मास के बराबर एंटी मैटर की ज़रूरत होगी। और यदि आप कोई ऐसा मटेरियल जानते हैं जो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत कम मात्रा में बना सकता है तो लेट मी नो इन कमेंट्स। इन सभी टॉपिक से रिलेटेड लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या करना है। जैसा कि आप इस सैविज ज्ञान के मंदिर में आ ही गए हो तो घंटे को बजाए बगैर मत जाना। डिस्क्रिप्शन में दिए गए सोशल मीडिया हैंडल्स को जरूर फॉलो करें, जहाँ पर हर फ्राइडे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।